कैपेसिटर। एक क्वेश्चन आता है और बहुत छोटा चैप्टर, जैसा आपका डिफ्रैक्शन हुआ, पोलराइजेशन, इलास्टिसिटी, ये छोटे EMW, छोटे छोटे चैप्टर हैं, पर एक प्रश्न मिल जाता है। लिखें कैपेसिटर। अब बढ़िया मन से इसको तैयार करिएगा। अगर क्लास में अच्छे से तैयार हो जाएगा, सीधे अपन इसके न्यूमेरिकल बढ़िया सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। साढ़े 8 है, 8:25 है क्लास, 8:25, ठीक है। अच्छे बच्चे हैं, टॉपिक ही दिमाग से भूल गए क्या। चलो ले अब आ जाओ, आइए सब। तो कैपेसिटर नाम आते ही आपको क्या चमकना चाहिए? कंडक्टर। ये अकेली स्लाइड 4 से 5 सवाल कराएगी थ्योरेटिकल, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, बताइए सारा चार्ज कहां जाएगा? सरफेस। डायग्राम बनाते जाइए, थोड़ा सा जल्दी लिखिए ताकि हम खूब सारे क्वेश्चन कर सकें। पहला प्रश्न, जब भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो सारा चार्ज कहां रिजाइड करता है? सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। याद करिए। आप देखिए, मैंने बनाते समय भी थोड़ी होशियारी रखी है। यहां चार्ज ज्यादा है, आप रिवीजन करके आए हो तो नुकीले कोनों पे चार्ज ज्यादा आता है। सिग्मा रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये अपने आप में 2021 का सवाल है, 5 सवाल दे देगा ये स्लाइड। इलेक्ट्रोस्टैट्स, सिग्मा रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्स, शार्प एजेस, शार्प नुकीले कोने, नुकीले कोने पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। शार्प एजेस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा, इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। चार्ज देते जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। चार्ज बढ़ेगा तो याद करिए, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी स्ट्रांग होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का अंदाज 2022 का सवाल सॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा कंडक्टर की सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, बिकॉज कंडक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। 2022 का सवाल सॉल्व हो गया। इलेक्ट्रिक लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू equipotential surface and conductor is an example of equipotential surface। लिखते जाइए, ये अकेली स्लाइड 5 सवालों को सॉल्व करती है और सब इंटर रिलेटेड है। अगर आप सोचेंगे तो आपको मजा आएगा। चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज देंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स कैसे बढ़ गया सर? अरे गॉस थ्योरम याद करिए, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे जैसे बॉडी पे चार्ज बढ़ता जाएगा, जो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी फ्लक्स बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। अब आएगा चैप्टर, यहां से स्टार्ट होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी तो जो आसपास का सराउंडिंग मीडियम है, लेट सपोज एयर है या वाटर वेपर है, तो वो क्या करेगा?
उस एयर के, उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देगा। शब्द सुनिए, क्या कर देगा? पोलराइज। पोलराइज में भी कैसा पोलराइज होगा वो देखना। ये प्लस प्लस है, इसके माइनस को। सर थोड़ा और समझाओ। वाटर वेपर ले लो, वाटर वेपर बोले तो H2O। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? H आयन को अलग कर देगी, OH आयन को अलग कर देगी। इसे बोलते हैं डाइपोल फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? डाइपोल फॉर्मेशन। आशीष सर माइनस अंदर ही क्यों आए? दो रीजन है, एक तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जब बल लगाएगी तो प्लस पे तो उसी दिशा में लगाती है और माइनस पे अपोजिट, तो माइनस वाले सारे अंदर आ जाएंगे। ये क्या कहलाता है बताइए? जो मीडियम है वो क्या हो गया? पोलराइज, और उसमें क्या फॉर्मेशन हो गए? डाइपोल। कहानी यहीं तक नहीं रुकी, आप चार्ज और बढ़ाते गए, चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। भैया एक समय इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इस डाइपोल को ही ब्रेक कर देती है। इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये जैसे ही ब्रेक होता है, माइनस आके तो बॉडी पे चिपक जाते हैं और प्लस दूर भाग जाते हैं। सोचिए माइनस अगर बॉडी पे आके चिपक जाएंगे तो बॉडी पर चार्ज कम होगा या बढ़ेगा? सोच के देखो, बॉडी पे था 100 कूलम, माइनस माइनस आके चिपक गए, 10 माइनस आके चिपक गए, तो बॉडी पे चार्ज कितना रह गया? 90। मतलब चार्ज क्या हो गया? कम। इसे सरल भाषा में बोल देते हैं, नाउ द चार्ज स्टार्ट लीकिंग। क्या होना चालू हो गया? लीक। क्योंकि था पहले कितना? 100, अब रह कितना गया? तो 10 कूलम कहां चला गया? वो 10 कूलम मीडियम में लीक होना स्टार्ट हो गया। पहले आप इतना पूरा लिखिए, वापस समझाता हूं। और ऐसा करने के लिए एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है, जिसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हमारे सिलेबस में है, पूरा डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। एयर के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। आप इस पूरे स्लाइड को अच्छे से लिखिए, मैं वापस से चीजों को हाईलाइट करता हूं। यहीं से अपना चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर बहुत सरल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे बोल दीजिए, पहला पॉइंट है ये कैपेसिटेंस। सब लिख लीजिए, बिल्कुल बातचीत मत करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, खूब सारा। चैप्टर छोटा है, 2 दिन 2.5 दिन में आपको ऐसा लगेगा जैसा सारा कंटेंट पूरा हो गया। और न्यूमेरिकल करोगे तो 3 दिन 4 दिन सब चीज तैयार हो जाएगी। और आप खुद एक्सरसाइज के सवाल देखना, एक्सरसाइज 3 में 20-22 सवाल, 2 में 15-18 सवाल, जो सीधा आपको रिफ्लेक्शन देता है कि चैप्टर छोटा है, ज्यादा सवाल नहीं है, एक एक प्रश्न आता है। सारी बातें लिख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, कोई बात मिस नहीं होनी चाहिए। ये अकेली स्लाइड 5 प्रश्न नीट के हल करती है। इसका मतलब क्या हो गया यार? पहले हमारे दिमाग में ऐसा था, यार किसी बॉडी को कितना भी चार्ज दे दो ना यार, क्या दिक्कत, अपना घर की बात है। नहीं, आज हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। एक सीमा के बाद आप बॉडी को और चार्ज नहीं कर सकते। आइए क्रॉस क्वेश्चन करिए, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चार्ज इतना बढ़ जाएगा कि उसके द्वारा पैदा की गई इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो आजू बाजू के सराउंडिंग मीडियम को पोलराइज कर देगी, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड द चार्ज स्टार्ट लीकिंग। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी है, सर लो इस पे 5000 कूलम चार्ज दे दूंगा, नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि वो इतना चार्ज होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी ही, शब्द क्या बोला? होल्ड करने की कैपेसिटी। बस यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कोई कंडक्टर कितना मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकता है, तभी शब्द आया है कैपेसिटर। बोलते ना
इस रूम की कैपेसिटी, हमारे सबसे बड़े रूम है 306, 406, 506, इसकी कैपेसिटी 350, 375 है। छोटे रूम की कैपेसिटी 150 है। शब्द क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। कितना बच्चा उसके अंदर आराम से बैठ सकता है, कैपेसिटी। उसी तरह से किसी कंडक्टर को एक मैक्सिमम लिमिट तक ही चार्ज किया, शब्द क्या है? एक मैक्सिमम लिमिट तक ही चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद अगर आपने चार्ज कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि एयर के मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देगी, ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड द चार्ज स्टार्ट लीकिंग। क्या कुछ कहानी समझ में आ रही है? इस मैक्सिमम कैलकुलेशन को करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं सी। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा सी। चैप्टर का पहला फॉर्मूला आ चुका है, Q बराबर CV, where Q is a charge, V is a potential and C is called capacitance, capacitance of conductor। एक और बढ़िया शब्द जो कम बातें पता होती हैं, कैपेसिटेंस हमेशा एक सिस्टम का परिभाषित होता है। सिस्टम मतलब होता है दो कंडक्टर। इसका दूसरा कंडक्टर कहां है? पता है इसका दूसरा कंडक्टर है इन्फानाइट पर, क्योंकि ये फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं। तो बताओ ये कहां जा रही है? इन्फानाइट पर जा रही है। तो जो कैपेसिटी है उसकी कहां से कहां है? यहां से लेकर एक्सटेंडेड अप टू इन्फानाइट। क्योंकि जब आप पोटेंशियल V दे रहे हो तो आप ऐसा मान रहे हो ये विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? इंफिनिटी। इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? 0। अब बताइए, अब मैं हाईलाइट करूंगा क्या क्या चीजें इसमें से काम की है। आप पूरा नोट कर लीजिए। क्या आपके ऊपर से गया? ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये अपन को पता होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक पूरा पढ़ाऊंगा एक दिन, पर अभी हल्का फुल्का आइडिया लग रहा है। स्ट्रेंथ मतलब एयर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा हो गई तो एयर के मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएगा और चार्ज एयर में स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना? लीक होना। यस और नो? फिर बताइए, क्या ये याद हुआ सिग्मा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था। दूसरा याद करिए, इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होते हैं। पुरानी भूली बिसरी बातें। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। चौथा, गॉस थ्योरम, फ्लक्स बराबर Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और पांचवी बात, Q बराबर CV। देख लीजिए, क्या ऑल ओके है? देख लें अच्छे से। तो एक कंडक्टर को एक मैक्सिमम लिमिट तक ही चार्ज किया जा सकता है, उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है। उस मैक्सिमम कैपेसिटी की कैलकुलेशन करने के लिए जो कांस्टेंट डिफाइंड होता है उसे क्या कहा जाता है? C। C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये पहला पॉइंट था। अब लिखिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा पॉइंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मोस्ट फेमस है ये। मैक्सिमम सवाल 90% सवाल यहीं से बनते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए इसको पूरा अच्छे से डिराइव करके देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले याद हैं, अच्छी बात है, डिराइव भी कर लेते हैं। दो प्लेटें हैं, एक पे चार्ज है प्लस Q, दूसरे पे चार्ज है माइनस Q। पहला सवाल आशीष सर यही बन गया, सर ये क्या होता है कैपेसिटर पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आते हैं, ये क्या कारण है सर? इसको भी समझे। जितने क्यों आते जाएंगे ना उतना विज्ञान पढ़ने में मजा है। देखो दो कंडक्टर हैं, सभी लोग बोर्ड पे देखो, थोड़ा फास्ट सोचो। दो कंडक्टर हैं, कैपेसिटर आते ही पहला हिट आना चाहिए क्या है? कंडक्टर। सिस्टम है, सिस्टम में कितने कंडक्टर? दो, ए और बी दो कंडक्टर हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं। पैरेलल प्लेट हो सकती है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, सब सिलेबस में। ये मैंने आर्बिटरी शेप लिया है। दोनों को एक बैटरी से जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूं कैसे कैपेसिटर चार्ज होता है। जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे, स्विच को बंद करते बैटरी क्या करती है, यहां से
इलेक्ट्रॉन खींचती है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है किसको? बी को। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैटरी आते ही यहां पर क्या पैदा हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर बल कहां लगाएगी? अपोजिट। ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे। सोचिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, ये गेन कर रहा है इस पे चार्ज माइनस आएगा। बराबर क्यों है वो सोचिए। इसने 100 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसने 100 को ही तो गेन किया होगा। तो जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कारण है। तो अगले 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन चार्ज इक्वल एंड अपोजिट बनाओगे तो तुम्हें कहानी समझ में आनी चाहिए कि चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट बनता है। एक जितना लॉस करेगी दूसरा उतना ही तो गेन करेगी। माना इसका पोटेंशियल है V1, माना इसका पोटेंशियल है V2, तो आप रिलेट कर सकते हो Q बराबर C, V नहीं V1 माइनस V2। गलत चल रहा है Q बराबर CV, जैसे ओम्स लॉ में भी तो गलती चल रही है, V बराबर IR, जबकि वो V नहीं होता, डेल्टा V पर चल रहा है। दादाजी के समय का जैसे दादाजी अपने भाई बोल दिया, एक सम्मान एक वो रहता है, पूजनीय है, इन्होंने जो बोल दिया इनकी बात को तो क्या ही काटो, है ना, ऐसा होता है। अपने पिताजी ने कभी नहीं विरोध किया तो अपनी तो क्या ही हिम्मत है विरोध करने की। तो चल रहा है तो चल रहा है, V बराबर IR, जबकि वो V नहीं होता, वो क्या होता है? डेल्टा V होता है। फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये V नहीं है, वास्तव में क्या है? डेल्टा V। तो इसका V1 इसका V2, तो यहां क्या आएगा? V1 माइनस V2। क्या बातें समझ में आ रही है? इक्वल एंड अपोजिट कैसे आया? चलिए, तो साहब ये कैपेसिटर है। सबसे पहले बताइए इसके बीच में क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आएंगे मजे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। आइए इलेक्ट्रोस्टैट्स में ले चलता हूं, बढ़िया धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि इलेक्ट्रो भी तैयार होता जाए, रिवाइज होता जाएगा। ये देखिए, जिस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर बताओ, हमेशा पॉजिटिव। बताओ ये प्लस इसको रिपेल करेगा, E1। बताइए ड्यू टू सिंगल प्लेट, याद करो आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मजे आएंगे, काम आएगा। प्लेट 2 इसको क्या करेगी? अट्रैक्ट। तो बताओ E2 कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट? ऐड होंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2। ये यहां 5 मिनट रुको ताकि कंफ्यूजन हट जाए, अभी डेरिवेशन में भी काम आएगा। सर 2 लूं या 2 नहीं लूं? तो बहुत अच्छा बोलो, एक अकेले के कारण, अगर अकेले के कारण बात आएगी तो सिग्मा बाय 2, और ये क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करिए। खुद लिखिए, देखना क्या है, पढ़ा हुआ है। ई नेट ना ना, कहां बात का स्कोप ही नहीं, तो बीच में बात की जगह निकाल रहा है। यहां तो ऊपर से जा रहा है टॉपिक, बीच में बात कर रहा है। तो बताइए दोनों प्लेट के कारण ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड हो जाएगा। प्लस तो रिपेल कर रहा है, माइनस को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। कंफ्यूजन ना रहे, यहीं 2 मिनट का पॉज ले लो। एक अकेली प्लेट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का जुड़ जाएगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाला एक बेसिक डायग्राम हमेशा याद रखो। आर्बिटरी शेप है तो अपन को पता होना चाहिए बैटरी क्या करती है, एक प्लेट से चार्ज उठाती है, दूसरी प्लेट पे चार्ज ले जाती है। तो सर ये क्या ऐसा जीवन भर होता रहेगा? नहीं। और सुनो, बढ़िया बातें सुनो ताकि मजा आए। इसका वोल्ट B है, जैसे ही इसके किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसे बोलेंगे कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया है। क्या टर्म समझ में आएंगी तो प्रश्न करने में मजा आएगा। सीधे फॉर्मूले रट लोगे तो मजा नहीं है। डेरिवेशन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपकी अप्रोच बिल्ट हो। सिलेबस हो नहीं रहा, आप डेरिवेशन करा, मन में कितने विचार आते हैं। आप देखो बच्चा सोचता रहता है पैरेलल, डेरिवेशन कर रहा है।
चलो बढ़े आगे। तो अकेली प्लेट का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और नेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बढ़े आगे। चलो अब आइए जल्दी आओ फटाफट, ये वाला हटा रहा हूं भाई, इसको लिख लो फटाफट। उस वाले डायग्राम को लिख लेना है, पूरा जाएगा क्या? कुछ भी नहीं जा रहा, पूरा क्या? ठीक है चलो अभी आ गया ई। अब चाहिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रो का फॉर्मूला याद करो, डेल्टा वी बराबर ए इंटू डी, डेल्टा वी बराबर ए इंटू डी, ई रख दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा रख दो, क्यू बाय ए। तो बताओ क्या आ जाएगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये सब काम आएंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड याद होनी चाहिए, डेल्टा वी याद होना चाहिए। अब मुझे चाहिए कैपेसिटी, अब चाहिए कैपेसिटी। तो बताओ क्यू बराबर क्या होता है, सी डेल्टा वी, डेल्टा वी पुट कर दीजिए, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कटा, सी पूरे चैप्टर का सबसे रियल हीरो, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सी बराबर ए एप्सिलॉन बाय डी। सबसे मुख्य प्लेयर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिराइव कर लिया 2-3 मिनट के अंदर ताकि बात समझ में आ जाए। कैपेसिटी ए एप्सिलॉन बाय डी, कैपेसिटी ए एप्सिलॉन बाय डी, बोलो क्लियर है क्या? तो ध्यान रखिए कैपेसिटी ए एप्सिलॉन बाय डी। अब इसमें एक एक टर्म बोलिए, एक एक टर्म क्या है? ए कौन है? एरिया। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अच्छे से समझ लीजिए, बढ़िया पूरा सिस्टम समझ में आना चाहिए। देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, पोटेंशियल डिफरेंस आया, कैपेसिटी आई। बोले क्लियर है? 2-3 बार फॉर्मूला बोल लीजिए, सी बराबर ए एप्सिलॉन बाय डी। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब मेन तो सबसे ज्यादा पैरेलल प्लेट ही है। अब स्फेरिकल देखिए, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो इसके फॉर्मूले अपन को याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत कम आए हुए हैं इस पर फिर भी आना जरूरी है। ये R1, ये R2। मैंने आपको बोला जैसे ही कैपेसिटर आए अपने क्या चमकना चाहिए, कंडक्टर। कंडक्टर देखिए, दो है, दो प्लेट थी, यहां 2 स्फीयर है, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। एक और बात अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक लाइन प्लस से निकल रही है, माइनस में जा रही है। एक मैंने अभी आपको शब्द बोला था जो आपको कम समझ में आया था, वो अब फिर यहां मौका मिल रहा है। जो इसकी कैपेसिटी है वो कहां तक परिभाषित है, जहां तक इलेक्ट्रिक लाइंस एग्जिस्ट है। बताओ कहां से कहां एग्जिस्ट कर रही हैं, इनर से आउटर के बीच में। तो इस रीजन की कैपेसिटी है,
इस रीजन की। कल को आ जाए एक आइसोलेटेड स्फीयर है, सोचो एक आइसोलेटेड स्फीयर है, इसकी कैपेसिटी सोच के बताना कहां से कहां परिभाषित होगी। कोशिश करो, तुक्का मारो। इलेक्ट्रिक लाइंस जाएंगी, कहां तक जाएंगी बताओ? इनफाइनाइट तक, आइसोलेटेड स्फीयर। अब एक बार इसकी कैपेसिटी खुद निकालिए, काटा कूटा होने दीजिए। आपको पोटेंशियल याद है इलेक्ट्रो का, के क्यू बाय आर होता है, क्यू बराबर सीवी लगाइए, खुद करिए। 4 पाई एप्सिलॉन आर, एक बार कोशिश करिए। वो अच्छी बात है, पर अपन सोच भी सकते हैं कि अप्रोच क्या है। सबसे पहले पोटेंशियल बताओ, कितना पोटेंशियल? आइसोलेटेड स्फीयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, के चार्ज दे दिया क्यू, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, तो के की जगह 1/4πε0 क्यू बाय आर, ये भी आ गया। अब सर क्यू बराबर क्या होता है? सी। अब देखो यहां भी फिजिक्स है सर, आपने तो सिखाया था डेल्टा वी होता है, तो फिर इसकी दूसरी प्लेट कहां है बताओ? इसका दूसरा स्फीयर इंफिनिटी पर है, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल बताओ 0। पूरा पढ़ने से, डेरिवेशन पढ़ने से यही अप्रोच डेवलप होती है कि कैपेसिटर आते ही कंडक्टर फील आना चाहिए, कंडक्टर आते ही पेयर फील आना चाहिए, दो प्लेट होनी चाहिए। इसके दूसरी प्लेट कहां है? इनफाइनाइट पर। तो Q बराबर C V1 1/4πε0 Q बाय R, V2 0। Q ने Q को रवाना किया, C 4πε0 R। This is the capacity for isolated sphere, isolated sphere। तो ये पहला था स्फेरिकल कैपेसिटर, ये दूसरा है आइसोलेटेड स्फीयर। चैप्टर आसान, 4 से 5 दिन मेहनत करनी है, कुछ भी मत सोचिए, सीधा दिमाग में मैसेज भेजिए। 2 नए चैप्टर खुल गए सर आज, ग्रेविटेशन और कैपेसिटर। 4 से 5 दिन मेहनत करनी है। 2 फायदे, तुरंत फायदा 25 को दिखेगा, 25 के मेजर में दोनों आ रहे हैं, और कम से कम 7-8 सवाल तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 4 चैप्टर हैं, 7-8 तो दोनों के आएंगे। तुरंत फायदा वहां। लंबा फायदा 5 मई को दिखेगा, और चैप्टर छोटे हैं, 4 से 5 लेक्चर में तो चैप्टर दोनों तैयार हो जाएंगे। तो पूरा फोकस कर दो कि इन 2 पर, टारगेट बनाओ। सिर्फ ये सोचते रहो पुराना क्या है, आगे क्या है, नया क्या है, पुराना बैकलॉग। अब आपको सीधा है ना, आज आप एकदम t बराबर 0 पे खड़े हो, आपको अगले 5 दिन का रास्ता दिख रहा है, यार ये 5 दिन मुझे शुक्रवार तक आते आते कैपेसिटर और ग्रेविटेशन मेरे कब्जे में हो जाने, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, 2 चैप्टर तैयार हो गए यार सीधे सीधे। काहे को कोई दूसरी चर्चा करने का स्कोप ही कहां है? दिमाग को खाली रखना ही क्यों? शुक्रवार तक का टारगेट है, कैपेसिटर ग्रेविटेशन में घर जाके रोज पढ़ाई करनी है, शुक्रवार तक आते आते दोनों चैप्टर तैयार हो जाने हो गए। ऐसे टारगेट बना के भागते रहो, भागते रहोगे चीजें होती जाएंगी, सोचोगे तो फंसोगे। तीसरा पॉइंट लिखिए, सी पार्ट इसी में, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब आप नाम से पता चल रहा है। अच्छा, तुक्का मारो, कितने सिलेंडर होंगे? 2। तुक्का मारो, चार्जेस कैसे होंगे? अपोजिट, एक पे प्लस और एक पर माइनस। तुक्का मारो, इलेक्ट्रिक लाइंस कहां से कहां होंगी? प्लस से माइनस। अगला, इसकी जो कैपेसिटी है वो कौन से रीजन में परिभाषित है? जिस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं। खत्म। इतनी बातें आप बोलना सीख गए आधे घंटे पढ़ने में कि अच्छा हाँ, कंडक्टर होना चाहिए, 2 कंडक्टर होने चाहिए, चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, जो कैपेसिटी होती है वो दोनों के रीजन के बीच में डिफाइंड होती है जहां आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। आज तक एक भी सवाल इस पे नहीं आया है, पर चूंकि एनसीईआरटी में दे रखा है पीछे क्वेश्चंस में, इसलिए याद होना चाहिए। अभी तक नहीं पूछा गया है। तो आपको इस पे कोई सवाल ही नहीं मिलेगा ईएलपी में, एक्सरसाइज 1, 2, 3 में, पर वहां उसका डेरिवेशन है पीछे, क्वेश्चन उसने थ्योरेटिकली दिया है डेरिवेशन में। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर पूछ ले तो पता हो। एक मिनट का पॉज लीजिए, रिवाइज करिए। पैरेलल प्लेट पूरा डिराइव कराया, 90% उसी पर है। आइसोलेटेड भी डिराइव कराया क्योंकि बच्चों 10% सवाल उस पर है। स्फेरिकल पर, सिलेंड्रिकल पर सीधे फॉर्मूले डेरिवेशन एनसीईआरटी में है, तो अपन ने उसको याद किया सूत्र को। क्या आगे बढ़े? आ जाओ। इतनी तो ठंड नहीं है, तो इतने रजाई कंबल और ले आया कर साथ में। चलो लेके आगे। 3 पॉइंट हो गए। चौथा लिखिए, लाइन खत्म कर दीजिए। चौथा पॉइंट है ये, एबीसी खत्म, लाइन खींच के खत्म कर दीजिए। चौथा पॉइंट लिखिए, एनर्जी डेंसिटी। चौथा पॉइंट, एनर्जी डेंसिटी। लगा दीजिए 5 सितारा इस पर। एनर्जी डेंसिटी पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। अब सुनिए, आपने पढ़ा है, मैंने आपको सिखाया है, जो फील्ड होती है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड, उस फील्ड के कारण उस रीजन में क्या स्टोर होती है? एनर्जी। जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, मैंने आपको मैग्नेटिक में सिखाया हो कभी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, किसी को याद आ रहा हो तो B²/2 म्यू नॉट, याद आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है। और अगर आपको इलेक्ट्रिक का याद हो ऐसा ही, इलेक्ट्रिक का, तो वो होता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है ½ E²। देखिए, यही पूछ लिया गया, सीधा ही फॉर्मूला ही। इसकी यूनिट एनर्जी की जूल और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, यूनिट से पकड़ना। अब सर इसको कैपेसिटर में लगा दो। चल भाई, कैपेसिटर में लगा, आजा बोर्ड पे देख। माना दूरी कितनी? D। माना प्लेट का एरिया कितना है? A। तो सोच के बताओ वॉल्यूम कितना हुआ? इनके बीच का वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस। क्या A इंटू D होगा? लिखना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। तो ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, काम के हैं। EMW में पढ़ाऊंगा, फिर ये वापस याद कराऊंगा उस दिन भी।
इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होती है, और एनर्जी डेंसिटी के दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमें चलते फिरते याद होने चाहिए। अब इसको थोड़ा खोलो। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आया साहब हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वॉल्यूम को वहां भेज दो तो वॉल्यूम उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है था बताइए, ए इंटू डी। भाई साहब ये पूछा गया है 2 बार, एनर्जी स्टोर्ड, अभी लेटेस्ट 2021-22 में पूछा गया है। आपको कौन से याद हैं जो बहुत पॉपुलर है, हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर, वो भी आएगा, तसल्ली रखिए। पर पेपर में ये पूछा गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सर ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? आंखें खोलिए, ये एनर्जी है, इसकी इकाई जूल में है, जबकि वो एनर्जी डेंसिटी है। तसल्ली से लिखिए, कोई भागा दौड़ी नहीं है, सीधे फॉर्मूले ही पूछे गए हैं। अलर्ट रहिए, वो एनर्जी डेंसिटी है, नीचे वाला एनर्जी है, उसको वॉल्यूम से गुणा कर दिया गया है, उसको वॉल्यूम से गुणा कर दिया गया है। बोलिए। क्लियर? अब सर हमारे जो फॉर्मूले हाफ सी वी स्क्वायर और वो क्यू स्क्वायर बाय 2c, वो भी ले आते हैं, अभी वो भी ले आएंगे। बढ़ू, देख लो। चलो इसको आगे पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है? पूरा इसलिए सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूले याद हो। अब आप देखना कितने फॉर्मूले आपको याद आएंगे। एक बार पेन पेंसिल छोड़ो, बोर्ड पे देखो। ई रखो तो पहले ई याद होना चाहिए, कितना था बताओ? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा रखो क्यू बाय ए। इससे क्या याद होता है? अलग से याद करने बैठते हैं तो याद ही नहीं होगा। ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा की जगह क्यू बाय ए, तो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ए इंटू डी। ए ने ए को रवाना, एप्सिलॉन नॉट ने एप्सिलॉन नॉट, हाफ क्यू स्क्वायर। इस डी को नीचे ले जाओ, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब बताओ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी सी। इस बहाने याद हो रहे हैं ऐसे। ई बराबर फील्ड सिग्मा का फॉर्मूला, सी का फॉर्मूला, ये बन गया सी। ये आ गया साहब आपका मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाय 2c। सर ये भी नहीं, मुझे तो हाफ सी वी स्क्वायर ही पसंद है, वो भी देख ले भाई। क्यू की जगह क्या रख दो? सीवी। क्यू की जगह सीवी रखो, करो ओरली करो। सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटे सी, सी ने सी रवाना, हाफ सी वी स्क्वायर। देख लीजिए। ये धीरे धीरे ये याद होंगे ना, तब प्रश्न करने में आनंद आएगा। इसलिए बता रहे हैं कि सी याद होगा, 8-10 बार लिखोगे तो एकदम सेट होगा दिमाग में। इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा का फॉर्मूला, मुझे खुद को पता है कि ये कन्वर्जन कोई नहीं पूछ रहा ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, फिर भी इसलिए बता रहे हैं। आप कन्वर्ट करना सीखोगे तो आपका डर हटेगा। आपको केवल ऐसा नहीं करना पड़ेगा यार फॉर्मूले फॉर्मूले रट लिए यार, समझो। अब एनर्जी के कितने सारे आ गए? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, इसी को लिख दिया क्यू स्क्वायर बाय 2c, इसी को लिख दिया हाफ सी वी स्क्वायर।
लो साहब, ये आ गई एनर्जी। मान के चलिए एनर्जी डेंसिटी पे खूब सारे फॉर्मूले वाले ही सवाल आपको मिल जाएंगे। बढ़ूं क्या? पांच दिन कैपेसिटर पे मेहनत करनी है, इसलिए बिल्कुल कहीं वो नहीं छोड़ना है अपन को कमी। आज घर जाके इनको याद करना है, सभी फॉर्मूलों को टिप्स पे होंगे, कल सवाल करने मजा आएगा। क्लास में भी सवाल कराऊंगा, होमवर्क भी दूंगा 25 सवाल, साथ साथ बने रहोगे तो शुक्रवार तक गुरुवार तक चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। बढ़िया। चलिए पॉइंट नंबर आइए पांचवा पॉइंट लिखिए, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इस बात को थोड़ा गौर करिएगा, क्योंकि इसके जो फॉर्मूले हैं वो थोड़ा सा परेशान करते हैं। सभी लोग बोर्ड पे देखें, दो प्लेटें हैं। जैसे मैं किसी 8वीं क्लास के बच्चे से पूछूं कि बेटा एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है, क्या वो अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल, दोनों प्लेटें हैं, चिपक जानी चाहिए। बचपन से पढ़ रहे हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये चिपक जाएगी। पर सर ऐसा तो हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने इसको पीछे से माउंट कर रखा है। आशीष सर ये माउंट क्या होता है? बड़ा सीधा एग्जांपल है, ये पेन mg की वजह से गिर जाता है। 5 से 6 महीने से आप पढ़ रहे हो, कैमरा गिर ही नहीं रहा भाई। सर कैसी बात करते हो सर, ऊपर देखो ना 4 स्क्रू है। मैं भी तो वही कहना चाहता हूं, इसे बोलते हैं माउंट। उस माउंटिंग की वजह से, उस हिंज की वजह से ये कैमरा नहीं गिर रहा है, और वो हिंज इसके वेट को क्या कर रहा है? बैलेंस। बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि इस पे mg नहीं लग रहा, mg वही लग रहा है जो इस पेन पे लग रहा है। ये पेन गिर रहा है क्योंकि ये फ्री है, वो माउंट है। प्लस और माइनस क्यू अट्रैक्ट करेंगे, 100% करेंगे, पर प्लेटें चिपकती नहीं है क्योंकि आपने पीछे इनको स्क्रू से माउंट कर रखा होता है। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब आपसे पूछा गया है इनके बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो बहुत आसान है। अगर मुझे इस प्लेट पे फोर्स निकालना है तो बताइए इस प्लेट पर कौन फोर्स लगाएगा? आप, मैं या प्लेट 1? प्लेट 1। बहुत बढ़िया। सुनना, फोर्स ऑन प्लेट 2, फोर्स ऑन प्लेट 2 F बराबर होता है Q इंटू E। पर E ये नेट नहीं आएगी, ये ड्यू टू प्लेट 1 आएगी, और यही बच्चा परेशान होता है, सिग्मा बाय 2 आएगा। इसलिए वो मैं डेरिवेशन करवा के लाया, मुझे पता था इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिए, अकेले के कारण सिग्मा बाय 2, ये है नेट, ये है। दूसरा प्रश्न, प्लेट 2 पर बल कौन लगाएगा? प्लेट 2 पर 1, पूरा बोलो, नींद मत लो, नींद मत लो। प्लेट 2 पर कौन बल लगाएगा? प्लेट 1 की, प्लेट 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1। नहीं आया बात समझ में? ये 2 में परेशान होता है बच्चा, एनसीईआरटी में भी सवाल पीछे दे रखा है। ई नहीं, वहां उसने लिखा E/2 काम में आएगा। हाँ, बट ऑब्वियस E/2 काम में आ रहा है। देखो क्या बात क्लियर है क्या? बस
सिग्मा की जगह क्या डाल दीजिए, क्यू बाई ए, तो फॉर्मूला आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2a एप्सिलॉन। फिर बोल लीजिए, प्लेट नंबर 2 पर बल प्लेट 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, प्लेट 1 की, तो इसलिए वो 2 आया है। और जो आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन लिखते हो वो नेट लिखते हो। बताइए, डन है? अच्छा, ये लाइन समझ में आई? दूरी कहां से आएगी भाई? F बराबर QE में दूरी नहीं आती, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट वाले फॉर्मूले में भी दूरी, तो फोर्स में तो दूरी आ ही नहीं सकती। यही पूछा गया था, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बताइए, अब इसी के अंदर एक स्पेशल केस लिखिए। उन्होंने कहा एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, वोल्टेज उसका V है, D डिस्टेंस है, और कहा उसके बीच का फोर्स क्या होगा, और ऑप्शन था CV स्क्वायर बाय 2D। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। अभी आप कह रहे थे तो D तो आना ही नहीं चाहिए, और इस सूत्र में तो चिल्ला चिल्ला के D आ रहा है, तो फिर क्या सही है, D आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सच बात तो डेरिवेशन आपको बताया कि D आना नहीं चाहिए, इसमें D क्यों दिख रहा है? अरे सर, उसने इसको रीअरेंज किया है, इसमें कहीं ऊपर भी D छुपा हुआ होगा और वो D नीचे वाले D से कैंसिल हो जाएगा। आप बात समझो, इस फॉर्मूले में D दिख रहा है, परंतु ऊपर जो टर्म है ना C और V, इसमें भी कहीं D छिपा हुआ है, पक्का D छुपा हुआ है। देखो कैसे कैसे, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूं। देखो, F बराबर CV स्क्वायर को लिख दो V इंटू V, क्या लिख दो? V इंटू V लिख सकते हो। CV को बोलो क्या लिखोगे? Q। V को क्या लिखोगे? ED। याद करो V को। अभी सब डेरिवेशन इसलिए बताए कि देख हर बात काम में आएगी, हर चीज बता के लाया। देख डेल्टा V बराबर ED, हर चीज जितनी बढ़िया याद होगी उतना मजा आएगा। ED बटे 2D, खुद देखो D से कैंसिल, रवाना।
आपको दिख रहा है कि डी डिपेंड कर रहा है, पर डी को बढ़ाने पर वी भी तो बदलेगा। अब बताइए क्यू ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 2, सिग्मा की जगह क्यू बाई ए, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, वही आ गया, देखो वही आ गया। तो दिखने में वो डी है, पर वो वास्तव में डी ऊपर नीचे से रवाना होगा। तो अब बताइए आंसर डी पे डिपेंड करता है या नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। ये सूत्र धोखा है, उसमें डी ऊपर भी है जो कि रवाना हो रहा है। क्या बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन आ रहा था पूछिए। आज करना, घर जाके सवाल दूंगा भी। आज एकदम प्रीलिम, एकदम बेसिक बेसिक सवाल दूंगा, कल थोड़े और अच्छे दूंगा 20-22। 3-4 दिन बने रहोगे, आपको लगेगा चैप्टर एकदम शानदार तैयार। अगला लिखिए पॉइंट नंबर 6 आएगा 7, 6 लिखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सभी को क्लास शुरू होने से पहले ही पता था कैपेसिटर के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। ये 3 कैपेसिटर है, देखते ही बताइए सीरीज है या पैरेलल है? सीरीज। क्या चार्ज सेम रहेगा या अलग रहेगा? सेम। चार्ज के पास तो एक ही रास्ता है, जिस प्रकार करंट सेम रहती थी सीरीज में। यहां फॉर्मूला चलेगा 1/C, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सीरीज में Q हमेशा सेम रहता है। और याद करिए, अगर 2 ही कैपेसिटर होते, तो ऐसा फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल में मत लगाया करो, चलते फिरते याद रखा करो। 2 ही कैपेसिटर हो और सीरीज में हो तो सीधा याद हो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। ये सारे वहां किस में चलते थे? रेजिस्टेंस में। ये लिख दीजिए, कैपेसिटेंस के बच्चे फॉर्मूला कोई याद नहीं करता, केवल ये लाइन पॉपुलर है,
ये लाइन वायरल है, हर बच्चे को ये पता है, नीट एस्पिरेंट को, जेई एस्पिरेंट को, कैपेसिटी के फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। रेजिस्टेंस के तो क्या दिलो दिमाग में बैठे रहते हैं सीरीज पैरेलल के, तो कैपेसिटी की कोई याद ही नहीं करता, सिर्फ एक वाक्य याद करता है, इसके फॉर्मूले उल्टे चलते हैं। रेजिस्टेंस के याद कर लीजिए, उससे उल्टे कर दीजिए बस। बोलो, बी पार्ट लिखिए। अब पैरेलल के खुद फोटो बनाइए, क्या आंसर आएगा खुद बनाइए, लिखो C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा। n आइडेंटिकल होंगे तो क्या हो जाएगा NC, खुद लिखो। अब छोटे बच्चे नहीं है भाई, अब तो मतलब चीजें आपको कितनी पढ़ ली अपन ने, कितनी कॉपियां भर ली फिजिक्स की। ये पैरेलल, अब खुद बताओ पैरेलल में क्या सेम, वोल्टेज। ये बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है। यहां V वोल्ट है तो यहां भी V जाएगा, यहां भी V जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ये मतलब एकदम ऑक्सीजन है इस चैप्टर की कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। यहां V वोल्ट लगाया, दोनों पे V जाएगा। सी नेट, क्यू सेम रहेगा या क्यू बटेगा, क्यू बटेगा। कहां रटने की जरूरत है, आप खुद थोड़ा सर्किट से बात करो। क्यू यहां के रुकेगा, दो भागों में बटेगा तो क्यू डिफरेंट होगा। हर चीज बहुत ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज्यादा रटन पड़ता है। डायग्राम से आप बात करिए कि क्यू के यहां दो रास्ते हो रहे हैं तो क्यू तो बढ़ता है, वी सेम रहता है। दो तीन सवाल बता दो सर, नीट में कैसे आते हैं, इतने सारे पॉइंट पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए? 6, ये 7वां था। 6 का ए और 6 का बी, ठीक है। 6 का ए और 6 का बी, ठीक है। अब दो तीन प्रश्न लिखिए। तो कैपेसिटी के जो फॉर्मूले चलते हैं वो रेजिस्टेंस से बिल्कुल उल्टे चलते हैं, ये बात अपने दिमाग में बैठनी चाहिए। फोर्स जब लग रहा है तो प्लेट 2 पर जो फोर्स लग रहा है वो केवल प्लेट 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, नेट फील्ड नहीं, प्लेट 1 की फील्ड, प्लेट 1 की फील्ड। क्लियर है? चलो इसी साल का क्वेश्चन देखो तो हमें पता चले कि यार पेपर में कुछ भी नहीं आता, कि अपन यूं ही घबरा रहे हैं। आराम से 160 से 180 की तरफ बहुत आराम से बढ़ सकते हो। ये इस साल का क्वेश्चन है, देखो फाइंड सी नेट, ये इस साल का सवाल है। अब ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें सवाल नहीं हो, कोई किताब, स्कूल लेवल, बोर्ड एग्जाम, ट्यूशन, घर पे ट्यूशन, होम ट्यूशन, स्कूल, गांव, सब जगह ये सवाल कराते हैं। अब देखो आप
वही आ रहा है भाई। आपको लगता है कि कुछ नया आएगा, ये बच्चों की ऐसी थीम होती है। बच्चा भी क्या करे, पढ़ाई कर रहा हो, अरे यार ऑल इंडिया लेवल पर कुछ तो अलग ही आता होगा यार। ये इस साल का सवाल है। अब देखिए, ये दोनों किस में, पैरेलल में। पैरेलल में बताइए, ऐड हो जाएगा C1 प्लस C2 6। अब ये बच्चा 3 और ये वाला आ गया 6। अब बताइए दोनों किस में, सीरीज। दोनों किस में, सीरीज। तो सी नेट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। तो मैसेज ये भी मिलता है कि कोई चैप्टर छोड़ के मत जाइए। कोई चैप्टर क्या हो सकता है यार, मैग्नेटिक मुझे कठिन लग रहा हो, या इलेक्ट्रो बहुत लंबा है। इलेक्ट्रो सबके लिए लंबा चैप्टर है, बहुत ज्यादा लेंथी है, आपके लिए नहीं। जितने जेई और नीट के एस्पिरेंट हैं, लगभग 20 लाख बच्चा देता है। 12 से 13 लाख नीट देता है, 8 से 9 लाख जेई में, 22 लाख। 22 लाख हो गए, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप सोचो, नीट एस्पिरेंट के लिए, हर बच्चे के लिए इलेक्ट्रो बड़ा ही चैप्टर है। आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। हमें कम से कम उसके सटीक फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। सही फॉर्मूले सब पे 2-2, 5-5 सवाल भी करोगे, बिल्कुल बेसिक सवाल आ गया तो अपन छोड़ तो, देखो बिल्कुल बेसिक सवाल है, छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए इन सवालों से एक मैसेज ही मिलता है, यार छोड़ना कुछ नहीं है। हो सकता है कम आता हो, ज्यादा आता हो, प्रैक्टिस कम करी हो, ईएलपी नहीं करी हो, अलग अलग इतने बच्चे हैं। आप मुझे भी 50 चैप्टर पढ़ाओगे तो मेरे 50 के 50 पसंदीदा थोड़ी ना होंगे। कुछ में ज्यादा अच्छा मेहनत करी होगी, कुछ कम समझ में आए होंगे, कुछ में क्लास नहीं करी होगी अटेंड, कुछ में बैग लेके घर चला गया हूंगा, बहुत सारी बातें है ना। तो 50 के 50 तो किसी के एकदम कमांड नहीं होते, पर अपन ये तो एश्योर कर सकते हैं या छोड़ना तो नहीं है। जैसे देखो, ये 2021 का सवाल है। फाइंड सी नेट। अब देखो, अपन ने इतने सारे सवाल किए थे, रीड्रॉ। जब भी आपकी बत्ती नहीं जले ना, रीड्रॉ। और जल्दबाजी नहीं करनी पेपर में, जल्दबाजी बहुत हालत खराब करेगी। ये ए और बी बनाया, ये ए, तो इस पर भी ए, इस पर भी ए, ये बी, इस पर भी बी, इस पर भी बी। क्या हर कैपेसिटर के दोनों किनारों पे नाम आ गया क्या? नहीं आया। तो आपने कहा था ए और बी मानने के बाद भी अगर कोई शब्द रह जाए तो अपने मन से एक नया शब्द मान लो। मैं मान लिया पी। सोच, ये पी है तो क्या ये भी पी होगा? अब बता, अब बताना ध्यान से। अच्छा, ये बी है, बहुत ही बढ़िया, ये बी है तो ये भी बी। बी मानने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि पी और बी तो सेम है। अब आप खुद देखिए, ये वाला कैपेसिटर खत्म, ये कैपेसिटर खत्म। अब बताइए, ए और बी के बीच में सी, ए और बी के बीच में 2C। सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। सी नेट। नया अक्षर मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बी यहां से सेम ही आ रहा है। टारगेट ये होता है रीड ड्रॉ टेक्निक का, हर कैपेसिटर के दोनों किनारों पे कोई ना कोई अक्षर आना चाहिए। अगर अक्षर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मन से मानते हैं, यहां मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
बोलिए। अगला लिखिए, तीसरा। अब ये देखते ही याद आना चाहिए, क्या है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज। दिखने में व्हीटस्टोन नहीं है, पर इसको भी आप रीड्रॉ करोगे तो ये भी व्हीटस्टोन बन जाएगा। तो आपसे कहा गया है इसकी नेट कैपेसिटी बताइए, इसकी नेट कैपेसिटी बताइए। तो अब आपको क्या करना है, अगर अभी आपने करंट लेटेस्ट पढ़ा है तो आपको पता है कि ऐसी फोटो है व्हीटस्टोन होती है, बहुत अच्छी बात है। मान लो 1 महीने बाद इस सवाल को सॉल्व करना है तो रीड्रॉ करना है। रीड्रॉ में क्या होता है, किनारे किनारों पे मानो ए और बी। फिर मैंने आपको कहा हर कैपेसिटर के किनारे पे नाम आना चाहिए। ये ए, ये ए इधर, अरे नहीं सर नहीं बढ़ सकते। बी, बी इधर नहीं सर, इधर नहीं सर। फिर मन से मान पी, तो ये भी पी नहीं सर, अब और मानना पड़ेगा क्यू। तो सर एम क्या है, 26 अल्फाबेट है, मैं तो सब लिख दूं ए से जेड तक? नहीं नहीं, 26 ऐसे कैसे लिख देगा 26 यार, 26 दिन नहीं लिखने। तो फिर सर क्या करना है, हर कैपेसिटर के दोनों किनारों पे नाम आ जाना चाहिए। देख सब पे नाम आ गया। अब बनाओ, अब बनाओ, ये दो मन से माने, ये बनाओ ए और क्यू, ए और क्यू, ये वाला क्यू और पी रवाना 20, ये वाला पी और बी रवाना, ये वाला ए और पी ये बनाया, और नीचे वाला क्यू और बी। इसे बोलते हैं बच्चे टेक्निक को रीड्रॉ टेक्निक। इस टेक्निक को बोलते हैं बेटा रीड्रॉ टेक्निक। ये जबरदस्त टेक्निक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पॉइंट्स मानकर वापस से बना दो, अपने आप वो सरल में टूट जाएगा। अब बताओ क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस ब्रिज है? बैलेंस में रेशियो बताओ, 6/6 बराबर 6/6, मतलब बीच वाला बेकार। अब ऊपर वाले दोनों सीरीज 6 और 6 3, 12 नहीं होंगे, ध्यान रखना, उल्टे चलते हैं फॉर्मूले। अब दोनों पैरेलल, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। अच्छा सर फिर तो इसमें वही ट्रिक लागू हो रही है, बिल्कुल जैसे रेजिस्टेंस में लागू होती थी। अगर सारे बराबर हैं तो आंसर भी वही आता है। अच्छी बात है ना, अपने प्रूफ कर लिया, ये बात और याद हो गई। अगर सारे बराबर हैं तो आंसर भी वही आएगा। सारे 6 हैं, आंसर 6 है। रेजिस्टेंस में भी ट्रिक होती थी, सारे आर हैं तो आंसर भी आर। एक बार सॉल्व कर लिया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सीधा तुक्का नहीं मारा, करके देख लिया, अब याद कर सकते हैं। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में कैपेसिटर में भी सारे बराबर हैं तो उत्तर भी वही आता है, हल करने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 7, 7th लिखिए। पॉइंट नंबर 7 लिखिए, वोल्टेज डिवीजन
and charge division technique. Voltage division and charge division technique. अब इसको भाइयों अच्छे से समझना, ये इतनी पॉपुलर है, सीधा नहीं पूछी जाती, सवालों के अंदर काम में आएगी, सवालों के अंदर। तो इसको अच्छे से देखते, और मैं रेजिस्टेंस की भी यहां रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा और बढ़िया समझ में आए। पहले आप मेरे साथ साथ बना लो और इसको बहुत बढ़िया समझो, ये बहुत यूजफुल है क्वेश्चंस करने में। फॉर्मूला नहीं है इसके, ये टेक्निक है। दोनों आजू बाजू लिख रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सकें और याद कर सकें। देखो, दोनों चित्र बना लो, रट्टाबाजी मत करना, पेपर में कैसे याद रखना है, इसलिए रेजिस्टेंस वाला भी वापस समझा रहा हूं। आपको ये तो पता है कि सर करंट तो सेम रहेगी, तो क्या बटेगा? वोल्टेज बटेगा। करंट तो बट ही नहीं सकती क्योंकि करंट के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, वोल्टेज बटेगा। अब देखना प्लीज, बोर्ड पर पेन पेंसिल छोड़ो, मुझे R1 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो बताओ वही लूं या दूसरा? मत बोलो वही या दूसरा, सीधा ये सर फॉर्मूला जो कहेगा, देखना आप मस्त मजे आएंगे। V बराबर, इतना दिलो दिमाग में बैठा लो कि कंफ्यूजन नहीं रहे। V बराबर, बता I, बता V इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? जिस पर चाहिए वही काम में लेंगे। तो R1 पे चाहिए तो R1 ही आएगा ऊपर, अपॉन दोनों का सम इनटू कुल वोल्टेज। अब देखना यहां मस्ती होगी, C1 के अक्रॉस वोल्टेज, सर वही या दूसरा? ऐसा मत बोलो सर, जो फॉर्मूला बोलेगा। अब देख कितना अच्छा है फॉर्मूला, देखना Q बराबर CV, एंजॉय करिए बोर्ड पर, Q बराबर CV, Q सेम, V C के इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स का मतलब अगर 1 पे चाहिए तो 1 नहीं 2, जबकि यहां 1 पे चाहिए था तो देख 1 ही लिखा। इसको देखो आराम से, 10 मिनट लगा लो, कोई टेंशन नहीं। V बराबर IR, यहां VR के प्रोपोर्शनल है, तो जिस पर चाहिए वही, इसमें उल्टा है, C1 पे चाहिए तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू। प्लीज इसको ध्यान दें, मैंने जानबूझ के दोनों आसपास लिखाए हैं। टेबल कैपेसिटर लिखा था, बच्चा पन्ना पलट के देखता है वहां तो कुछ अलग था, तो जो पन्ना पलटने का समय है वो हमने बचा लिया, यही लिखा दिया, ताकि आप एट अ टाइम दोनों देखोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अरे सर वही हो या उल्टा हो, क्या कौन रटेगा? फॉर्मूला जिंदाबाद, V बराबर IR, Q बराबर CV। बोलिए। सही है, ये कोई पूछता नहीं है, ये तो प्रश्नों के दौरान काम आने वाली बात है। कोई आपसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा, ये तो आपको सवाल फास्ट सॉल्व कराएगा, पर आपको लगाना आना चाहिए कि कैसे इसको मौखिक फटाफट लगाया जा सकता है। बोलो।
अब ऐसा ही चार्ज डिवीजन होता है। चार्ज डिवीजन देखना, अब आप खुद सोचना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप फॉर्मूले से खुद सोचना। ये दो कैपेसिटर पैरेलल में, हाँ यार पैरेलल में होंगे तभी तो चार्ज बटेगा सर, सीरीज में तो चार्ज बटेगा ही नहीं। खुद बनाओ फॉर्मूला, C1 पे चार्ज चाहिए। लास्ट लेक्चर काम लिखा नहीं लिखा, रफ कॉपी पे लिखा था तो उस दिन, हाँ उस दिन तो कॉपी लाना भूल गई थी। अरे सब बच्चों में ध्यान रखना। चलिए खुद बनाएंगे। अब बोलोगे चार्ज बटेगा या वोल्टेज बटेगा? चार्ज। क्यों? क्योंकि दो रास्ते हैं, वोल्टेज तो बट ही नहीं सकता, वोल्टेज तो दोनों पे सेम रहेगा। मान लो यहां V वोल्ट है तो दोनों पे V ही जाएगा। खुद बनाओ, वही दो ही तो ऑप्शन है, या तो वही आएगा या दूसरा आएगा। अपॉन में तो समी आता है भाई, अपॉन में तो समी आएगा। हाँ जी, वही या दूसरा? मत बोलो वही दूसरा, जो फॉर्मूला कहेगा वो मानेंगे। गुप्ता जी आपकी बात क्यों मान लें, आप क्या वो मान लें आपकी बात? जो फॉर्मूला कहेगा वो मानेंगे। आपका क्या है, फिजिक्स है, वो कहेंगे हम तो। Q बराबर CV, पैरेलल में क्या सेम? V। यहां लिख लो, कोई शर्म थोड़ी ना है। सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो बढ़िया है ना भाई, पैरेलल में V सेम, कम फीस वाला मिल जाएगा, टेंशन खत्म। Q इज प्रोपोर्शनल टू C, वही या दूसरा? वही। तो C1 पर चार्ज, C1 पर चार्ज, तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, टोटल चार्ज। तरीका वही है, अपॉन में हमेशा सम आएगा, इंटू में टोटल आएगा, ऊपर का ही नाटक है बस। आठवां पॉइंट, आठवां, आ जाओ आ जाओ, मैं गए तो लिख लिया। वही या दूसरा? अरे जो फॉर्मूला कहेगा, कैसे हो तुम? वही या दूसरा? जो फॉर्मूला कहेगा। कौन है रे? चलो आठवां लिखिए, आठवां, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। आठवां पॉइंट, ये क्या किया, थोड़ा सा चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पूरा चैप्टर पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया है। तो क्या थोड़ा पढ़ना इंटरेस्टिंग हो जाता है, पूरा चैप्टर ही पॉइंट्स में, पॉइंट पढ़ लोगे 15-18 पॉइंट आएंगे, पूरा चैप्टर तैयार। ऐसा आपने YDSE में किया था, 10 कॉन्सेप्ट सिखाया, पूरा YDSE तैयार। तो क्या है, थोड़ा सा स्टाइल बदलते रहते हैं, चल पूरा चैप्टर पॉइंट्स में याद कर, तो एक एक पॉइंट पढ़ोगे, उस पर सवाल करोगे, मस्त हो जाएगा। तो पूरा चैप्टर पॉइंट्स में आएगा इस बार। वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। अब ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके बारे में किताबों में NCERT में बहुत कम बात होती है, इसलिए थोड़ा सा इसको देखना है ना, फील करना। सभी लोग पेन पेंसिल छोड़िए, समझिए। मेरे पास एक कैपेसिटर है, अब थोड़ी गंभीरता लाइएगा, टॉपिक थोड़ा सा कठिन है। इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज है मतलब कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई चार्ज भी, Q बराबर CV, अगर V 0 है तो Q भी 0 होगा। इनिशियली कुछ नहीं है, आपने क्या किया, चार्ज किया। चार्ज करने के लिए बताओ क्या लगाएंगे, बैटरी। ये स्विच को बंद किया, ये बैटरी लगा दी V वोल्ट की। अभी मैं आपको आके बता के आया था चार्जिंग होती कैसे है, बैटरी क्या करती है,
एक प्लेट से चार्ज उठाकर दूसरी प्लेट पे ले जाती है। या तो आप इलेक्ट्रॉन बोल दो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, या आप क्यू भी बोल सकते हो, प्लस क्यू यहां आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा बताइए, माइनस। सर बराबर क्यों आते हैं सर? अरे जितना एक प्लेट लॉस करेगी उतना ही तो दूसरा गेन करेगी। अब आप सुनो यार, बैटरी एक प्लेट से उठाकर दूसरी प्लेट में ले जा रही है, तो बैटरी को क्या करना पड़ रहा है, वर्क। बैटरी वर्क कर रही है भैया, चार्ज अपने आप थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। बैटरी उसको एक प्लेट से उठाकर दूसरी प्लेट पे ले जा रही है, तो बैटरी वर्क कर रही है। और ये जो वर्क डन बाय बैटरी होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई, डेल्टा क्यू इंटू वी। डेल्टा क्यू इंटू वी। क्या आप बता सकते हैं डेल्टा क्यू कितना है? कोशिश करिए, कोशिश करिए, कितना क्यू ट्रांसफर किया, कोशिश करिए। इनिशियल कितना था? इनिशियल 0, लिखना शुरू करिए, इनिशियल 0। फाइनल बताइए, क्यू बराबर सीवी। तो कितना चार्ज ट्रांसफर किया उसने? वर्क डन बाय बैटरी सीवी माइनस इनिशियल 0, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया, सीवी स्क्वायर। सर एक बात और सर, ये वर्क डन आया पर एनर्जी तो हाफ सीवी स्क्वायर है, तो बाकी कहां गई? बाकी हो गई लॉस। क्यों लॉस हो गई? जब चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा रहा है तो इन कनेक्टिंग वायर से होकर जा रहा है, इन कनेक्टिंग लीड वायर से होकर जा रहा है। जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यहां हीट डिसिपेट होती है। बैटरी ने वर्क किया सीवी स्क्वायर, पर ऊर्जा कितनी स्टोर हुई, हाफ सीवी स्क्वायर। बाकी कहां गई? हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड। ऐसा इंडक्टर में भी होता है बच्चों, अगर आपको याद हो तो। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है हाफ एल आई स्क्वायर, और बैटरी वर्क करती है एल आई स्क्वायर। 50% जाती है, 50% खत्म। बहुत ध्यान से करना इस सवाल को, वर्क डन बाय बैटरी। और कोई आपसे हीट डिसिपेटेड पूछे, घटा दो, हीट डिसिपेटेड, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इनको याद करिए। वर्क डन बाय बैटरी और हीट डिसिपेटेड। और सोचिए यार, कोई एनर्जी क्यों स्टोर होती है? कोई वर्क करेगा वही तो वर्क जाके स्टोर होता है। आपने इस ग्लास को ऊपर उठाया तो आपने वर्क किया, यही तो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हुआ भैया। आप कह रहे हो कैपेसिटर में हाफ सीवी स्क्वायर आ गई ऊर्जा, कैसे आ गई? बचपन से पढ़ा हुआ, एनर्जी तो नाइदर बी क्रिएटेड, तो कैपेसिटर में कहां से ऊर्जा आ गई? अब आपके बैक ऑफ माइंड एक बात है, बैटरी ने वर्क किया, उसी वर्क का कुछ पार्ट एनर्जी में जाके स्टोर हो गया, उसी एनर्जी को हम बोलते रहेंगे हाफ सीवी स्क्वायर। ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले को करिएगा। मैंने इसको गोला नहीं मारा, इनको गोला मारा है। वर्क डन बाय बैटरी, हीट डिसिपेटेड। जो मैंने हाईलाइट किए आप भी उन्हीं को हाईलाइट करना। चैप्टर बहुत छोटा है, एनसीईआरटी में देखोगे 5 से 6 पेज का है, अलग चैप्टर ही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ही है। चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में कैपेसिटेंस पोटेंशियल के बाद ही दे रखा है 5 से 6। ये सीधा इंप्लीकेशन बताता है। मैग्नेट पलटते हो, 40 पेज का चैप्टर है मैग्नेट, इसलिए 22 लेक्चर लगते हैं मैग्नेट पढ़ाने भैया, चैप्टर बड़ा है। ये आप खुद ही देख लेना, कंटेंट ही 5 पेज का है, इसका मतलब ज्यादा इसमें है ही नहीं बात। सही सटीक समझ लोगे तो फॉर्मूला तैयार। सवाल, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इन द गिवन सिचुएशन,
in the given situation, calculate the work done by battery in fully charging the capacitor. इसको ध्यान से करिएगा, ये ज्यादातर जगह गलत इसका आंसर है और नीट में आया हुआ है, बहुत पहले का सवाल है। बस वो 2 का फैक्टर गायब होता है। देखो अब आपको समझ में आ गया 2 का फैक्टर। हमें जान लीजिए क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, पर वो हाफ तो एनर्जी है। वर्क में देखिए वो 2 का फैक्टर दिखाई नहीं देता। बस अभी मैं करके दिखाता हूं। अब आप खुद ही कर सकते हो। वर्क डन बाय बैटरी पूछा है। आज शुरुआत कर रहा हूं, आज 6-7 सवाल ही दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा वार्म अप हो जाएं और आइडिया लगाएं कि चैप्टर आसान है। फिर धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊंगा, पर सभी से रिक्वेस्ट है जरूर करिएगा। 5 दिन बने रहिए, 4 दिन बने रहिए, चैप्टर तैयार हो जाएगा। मॉड्यूल दीजिए, कोई करंट कैपेसिटर का मॉड्यूल है तो लिखिए। एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 148। एक्सरसाइज नंबर 3 लिखिए। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर छठा, सवाल नंबर छठा, छठे के बाद सवाल नंबर 11, 11, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 16। कितने हुए? 6। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2, सवाल नंबर 5वां। एक्सरसाइज 2, सवाल नंबर 5वां। ठीक है। कितने प्रश्न है देखो? 7। केवल 7 दिए। आज केवल वार्म अप है कि क्लास नोट्स पढ़ें और इन 6-7 सवालों को देखें। कल अपन सवालों की संख्या थोड़ी सी और बढ़ाएंगे, 4-5 दिन में पूरी कर लेंगे। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना, एक्सरसाइज 3 में 16 ही सवाल हैं, एक्सरसाइज 2 में 6-8 ही है। चैप्टर ही बहुत छोटा है। चलो अब इसमें गलती क्या होगी देखना ध्यान से। गलती क्या होगी? पहले पैरेलल है या सीरीज है? पैरेलल। तो बताइए सी नेट, सी नेट C प्लस 3C/2 कितना? 5C/2। क्यू बताइए? CV, Q CV, तो C 5C/2 इंटू V। इतना क्यू निकलेगा बैटरी से, 5CV/2। अब वर्क डन बाय बैटरी, डेल्टा Q इंटू V। बोलिए। क्लियर है? पन्ने पलट लो। आज 8 पॉइंट आपको मैंने सिखाए हैं, कल अगले 6 पॉइंट और सीखेंगे। एकदम सिस्टमेटिक पॉइंट्स लिखाए हैं। घर जाके बिल्कुल तरीके से याद करिए और क्वेश्चन बनाइए। शानदार कैपेसिटर तैयार करना है। इतना ही छोटा चैप्टर EMW है। कॉपी लाया गया सारी? बस अगर आपको चाहिए तो मैं जरूर से चलिए साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल कैपेसिटर
कैपेसिटर पढ़ के आना, तब तो मजा आएगा। छोटे चैप्टर हैं ये, है ना। चलिए, धन्यवाद। किसका है? तो रोज कैसे आ रही है इतने दिन से? कैसे करते हो तुम यार? नमस्कार भैया।